बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 17 फरवरी और दिन है बुध का। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास ख़त्म हुआ है। इस इजलास में भी और इससे हटकर भी इस वक्त पूरी सियासी सूरत हाल का महवर सेनेट इंतखाबात ही हैं। हलचल ऐसी मची हुई है कि सबको इंतज़ार है कि ये सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से होंगे या सीक्रेट वोटिंग के ज़रिए ही होंगे। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक डेडलॉक जैसी कैफियत बरकरार है। क्या आर्गूमेंट्स किए जा रहे हैं, इन सारे मामलात पर भी बात करेंगे। और इसी मामलात के साथ जुड़ा एक और बहुत ही अहम इशू सेनेट वीडियो लीक स्कैंडल। आज अरशद शरीफ तहकीकाती कमेटी के सामने पेश हो गए। मैं उस कमेटी के साथ रहा हूं। आज पूरा दिन जो कार्रवाई हुई है, किस तरह से प्रोसीडिंग हुई, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो कहां से आई, आज अरशद शरीफ से सवाल पूछा गया। इसके साथ साथ ये वीडियो असली है या जाली, इस हवाले से भी देखा गया है और खुफिया एजेंसियों से भी मदद लेने का फैसला हुआ है। कुछ एजेंसियों के आला हुकाम को भी तलब किया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात है वो सारी आपके सामने रखूंगा। और सेनेट इंतखाबात की गर्मा गर्मी में सबको इंतजार है 4 मार्च का। ये वो तारीख है जब सेनेट इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद मुल्की सियासत बदल सकती है अगर तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल गई। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और एक नहीं बल्कि 2 अच्छी खबरें आखिर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर तहकीकाती कमेटी कायम की गई। आज उसका दूसरा इजलास हुआ। अरशद शरीफ जो ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है, वो इस कमेटी के सामने पेश हो गए क्योंकि गुज़िश्ता इजलास में उनको तलब किया गया था ताकि वो कुछ मुआवनत फराहम कर सके। इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो डेडलॉक एक तरह से बरकरार है उसके हवाले से थोड़ी सी अपडेट देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि सेनेट इंतखाबात शफाफ अंदाज में हो जाएं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो टिल्ट है या जो उनकी प्रोसीडिंग अभी तक सामने आई है उसके तहत ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ओपन बैलेटिंग की तरफ जाना चाहती है। लेकिन ये चूंकि मामला आईनी तरमीम के साथ जुड़ा हुआ है और आईनी तरमीम पार्लियामेंट के बगैर नहीं हो सकती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन या अहकामात नहीं दे पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दिया और उनसे कहा है कि वो शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए मौसर और काबिल अमल तजावीज़ दें। इलेक्शन कमीशन ये तजावीज़ देने से इसलिए कतरा रहा है क्योंकि आईनी रुकावट है और आईनी तरीकाकार के तहत ये मामला पार्लियामेंट में ले जाए बगैर हल नहीं हो सकता। इसलिए ना तो इलेक्शन कमीशन कोई अहम और बड़ा इकदाम उठा पा रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट कोई वाज़े डायरेक्शन दे पा रही है। जिन लोगों ने पैसा लगाना है और जिन लोगों ने पैसा लेना है, सबके सबकी नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओपन बैलेटिंग का ऑर्डर दे दिया या इस हवाले से कोई अहकामात जारी किए तो फिर ये जो सौदे इस वक्त मार्केट में पेंडिंग हैं ये नहीं हो सकेंगे क्योंकि 80 और 70 करोड़ रुपए तक की बारगेनिंग इस वक्त मार्केट में चल रही है। और किसी भी वक्त जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात आए तो उस वक्त असल गेम ऑन होगी बारगेनिंग की। लेकिन कुछ अहम लोगों से मेरी बात हुई, खासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के इन प्रोसीडिंग्स को कवर कर रहे हैं, उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का टिल्ट जो है वो ओपन बैलेटिंग की तरफ ही है और इस हवाले से कोई हतमी फैसला मंगल या बुध के रोज तक एक्सपेक्टेड है। क्या फैसला आएगा उस पर बात बाद में करेंगे। आज एक और अहम इशू जो वीडियो लीक स्कैंडल से जुड़ा हुआ है। अरशद शरीफ साहब जब आज पहुंचे तो मैं खुद भी उसी बिल्डिंग में मौजूद था इस सारी कार्रवाई को कवर करने के लिए। तो मैंने उनसे शुरुआत से पहले, जब ये इजलास हुआ उससे पहले मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए क्या सबूत और शवाहिद लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो वो कुछ CDs, DVD, USB और कुछ तहरीरी तौर पर सबूत लेकर वहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपने दिलचस्प अंदाज से, आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल है एक सेंटेंस, उसको कॉपी करते हुए उन्होंने बताया कि ये DVDs हैं, ये USB है और इस सारे में उन अरकान की तफसीलात हैं, उन MPs की तफसीलात हैं जो पैसा लेकर पार्टी करते रहे हैं। जी अर्शद साहब, आप एविडेंस साहब, ये एक DVD है और ये एक USB है और ये मैं कमेटी के सामने पेश करूंगा। इसमें वो MPs हैं जो पैसों के साथ पौरी करते हैं। राइट। अच्छा साहब, आपके दिए गए एविडेंस से ये ट्रेल वाजे हो सकेगी कि किन लोगों ने पैसे दिए हैं, क्योंकि देने वाले अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, लेने वाले तो आ गए हैं।
ये कमेटी ने फैसले कर ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। इजलास की कार्रवाई तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही और इस दौरान 3 अहम फैसले किए गए। कमेटी का सबसे पहला सवाल अरशद शरीफ से यह था कि ये वीडियो आपको किसने फराहम की। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब सिर्फ अरशद शरीफ ही दे सकते हैं इस वक्त, क्योंकि उनके अलावा या देने वालों के अलावा किसी को मालूम नहीं कि ये वीडियो कहां से आई है, क्योंकि सारी ट्रेल इस वीडियो से जुड़ी हुई है। तो अरशद शरीफ से जब यह सवाल पूछा गया तो जर्नलिस्टिक एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए या जर्नलिस्टिक प्रिविलेज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने सोर्स को डिस्क्लोज नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं ये सोर्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन इससे जुड़ी तमाम तर मालूमात और हकायक वो CD DVD की शक्ल में जो टीवी पर आ चुके हैं, जो मीडिया पर हाईलाइट हो चुके हैं, और उसके अलावा बैक एंड पर कुछ इंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने आज शेयर कर दी है। इस इजलास में 3 अहम और बड़े फैसले किए गए हैं। नंबर 1, ये वीडियो जाली नहीं है। ये भी एक सवाल था कि कहीं ये वीडियो जाली या फैब्रिकेटेड तो नहीं है। इस हवाले से कुछ सवालात ने जन्म लिया और आज कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर ये इत्तफाक किया है कि चूंकि इस वीडियो के हवाले से कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया कि ये वीडियो फेक है या फैब्रिकेटेड है, इसलिए इत्तफाक ये पाया कि इस वीडियो का फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो 100% ओरिजिनल कंटेंट और मटेरियल पर बेस कर रही है, इसलिए इसका फेक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ एक और बहुत ही अहम फैसला किया गया है। 2 खुफिया एजेंसियों के सरबराहान को भी कमेटी ने मदद लेने के लिए बुला लिया है और DGFIA और DGIB यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के DGs को बुला लिया गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तहकीकाती कमेटी को ये इख्तियार दिया था कि हुकूमत के पास जितनी एजेंसीज हैं उनकी मदद ले सकते हैं। इसलिए इन 2 एजेंसियों के DGs और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा स्पेशल ब्रांच का एक नुमाइंदा भी हुकूमत की मुआवनत करेगा। अब ये FIA और IB के लोग आखिर क्या कर सकते हैं, क्या मदद दे सकते हैं, इस हवाले से मैंने छानबीन करने की कोशिश की तो मालूम यह हुआ कि 2018 के जब इंतखाबात हुए सेनेट के, तो उस हवाले से एजेंसीज के पास क्या रिपोर्ट्स थी वो सारी रिपोर्ट्स निकलवाई जाएंगी और उनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा, इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास उस वक्त कुछ इतलात थी कि सेनेट में खरीदो फरोख्त का काम जारी है, हो रहा है, और एजेंसीज के पास जाहिर बात है सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो अब वक्त है कि उन एजेंसीज की रिपोर्ट को भी इस्तेमाल किया जाए और इस ट्रेल को ढूंढने में उनसे मदद ली जाए। जुमेरात के दिन दोबारा आइंदा हफ्ते इस कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, उसमें भी सेनेट इंतखाबात का मामला ज़ेर बहस आया। हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान चूंकि कांटे का मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद की सेनेट की नशिस्त पर, तो उस पर भी वज़ीर आज़म ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी एक बार नाअहल हो चुके हैं, अदालत ने उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया था, तो उस का भी आज जिक्र किया उन्होंने और कहा कि बदकिस्मती है कि अदालत से नाअहल शख्स एक बार फिर ऐवान में आने के लिए सेनेट का उम्मीदवार है। लेकिन तमाम अरकान इसलिए भी पुरज़्म है कि 4 मार्च को जब सेनेट इंतखाबात हो चुके होंगे तो मुल्की सियासत का रुख बदल चुका होगा, क्योंकि शफाफ इंतखाबात की सूरत में तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी मिल सकती है। लेकिन इसका सारा दारोमदार सिर्फ इसी बात पर है कि अदालत कोई क्लियर कट डायरेक्शन जारी करे। क्या इस बार बारगेनिंग और ज़मीरों के होने वाले सौदों का रास्ता रुक पाएगा या सुप्रीम कोर्ट कोई वाज़े और क्लियर डायरेक्शन दे सकेगी, क्योंकि दूसरी तरफ से प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ रहा है कि आप ऐसे मामले में कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते जिसका फैसला पार्लियामेंट को करना है। तो मरियम नवाज की जानिब से मुसलसल ट्वीट्स पर ट्वीट्स आ रही हैं, दबाव का शिकार लग रही हैं वो भी, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक तरह से दबाव बरकरार रखा गया है। देखते हैं इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन करती है। चलते चलते 2 अच्छी खबरें हुकूमत के लिए। नंबर 1, तरसीलात ज़र, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 6 महीने मुसलसल $2 अरब से ज़ायद रही, लेकिन अब एक और रिकॉर्ड बन गया। जनवरी में जो तरसीलात ज़र हुकूमत को मौसूल हुई उसके अदाद शुमार आ चुके हैं और अब मुसलसल 8वें महीने भी ये तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से $2 अरब से ज़ायद रही हैं और इस बार जनवरी में $2.27 बिलियन की रकम
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान मुंतकिल की है। 2020 से ये 19% ज़ायद है। 2020 का जो जनवरी था उससे 19% ज़ायद रकम 2021 के जनवरी में हमें मौसूल हुई है। और ओवरऑल अगर 2020 और 2021 का कंपैरिजन किया जाए फिस्कल ईयर का, तो उसमें ये तकरीबन 24% ज़ायद रकम बनती है, जिससे हुकूमत काफ़ी खुश है। इसके साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट्स, उसमें एक और संग मील अबूर किया है हुकूमत ने, और 97 ममालिक में तकरीबन 87,833 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने अकाउंट्स खुलवा लिए हैं। और अब तक के जो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक महाना $100 मिलियन पाकिस्तान के इन रोशन डिजिटल अकाउंट्स में मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें स्टेट बैंक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ साथ आखिरी 6 हफ्तों में मौसूल होने वाली रकम $243 मिलियन है। जब से ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स बना है उस वक्त से ये एक रिकॉर्ड पैसा पाकिस्तान में मुंतकिल हुआ है, तकरीबन $243 मिलियन। और अब तक जो टोटल रकम पाकिस्तान के पास जमा हो चुकी है वो $500 मिलियन की है। यह रकम कहां तक ले जानी है, कितना बड़ा हदफ है, हुकूमत तय करेगी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ओवरसीज़ इस सिलसिले में बहुत ही मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। और आज भी जुल्फी बुखारी की जानिब से ट्वीट किया गया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया और शुक्रिया अदा किया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। आई नो महंगाई की सूरत हाल बरकरार है, अभी भी वो कम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारी कामयाबियां आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं या मांद पड़ती दिखाई दे रही हैं जब तक महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ये एक नाकामी सारी कामयाबियों के ऊपर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स भी उस तरह से अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर पा रही। इसलिए बड़ा ज़रूरी है। कल IMF से एक और एग्रीमेंट किया है हुकूमत ने और फिर से कर्ज़ की तरफ गई है। मुझे पता नहीं है कि उसके आने वाले दिनों में क्या असरात पड़ेंगे, लेकिन हुकूमत की मुआशी टीम ये बताती है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए कि IMF ने जो प्रोग्राम रोक दिया था उसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। मुआशी टीम इसको खुशाइंद बताती है, लेकिन हमारे देखने में चूँकि ये कर्ज़ की सूरत में ही हमें मिल रहा है तो इसलिए तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तान जब जब कर्ज़ की सूरत में कहीं से भी कुछ ले वो अच्छा नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन मैं फिर कभी आपके सामने रखूंगा। महंगाई में कमी इस वक्त हुकूमत के लिए इन तमाम सियासी मामलात में सबसे बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है। क्या अपडेट होगी आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। एक अच्छी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, सरकारी अफसरान के खिलाफ एक्शन और वज़ीर-ए-आज़म की आखिरी वार्निंग के हवाले से, वो मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।